नमस्कार। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में चल रही उस हलचल की, जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सामाजिक संगठनों तक बहस छेड़ दी। मुद्दा है यूजीसी के नए नियम और इन नियमों का खुलकर विरोध करने वाले हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि उन्होंने विरोध क्यों किया, बल्कि असली सवाल ये बन गया है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर 2 बार रहने के बाद वे अचानक इतनी राजनीतिक सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं। आखिर उनकी इस सक्रियता के पीछे क्या मंशा है? क्या वो एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज का नेता बनकर, या फिर भाजपा के भीतर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपनी भूमिका को दोबारा मजबूत करना चाहते हैं? दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जो नेता राज्यपाल बन जाते हैं वे सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद एक तरह से राजनीतिक कैरियर की अंतिम सीढ़ी माना जाता है। लेकिन कलराज मिश्र का रास्ता इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। नवंबर 2025 में उन्होंने राज्यपाल पद से हटते ही विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद नामक एक संगठन खड़ा कर दिया और इसके जरिए ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने की कवायद शुरू कर दी। दिसंबर में दिल्ली में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे नेता भी इस संगठन से जुड़े और सम्मेलन में शामिल हुए। यानी साफ है कि ये केवल औपचारिक संगठन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक सामाजिक पहल है। अब जब यूजीसी के नए नियमों का मुद्दा सामने आया, तो कलराज मिश्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इन नियमों को संविधान विरोधी बताया और कहा कि अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो ऐसे नियमों को समाप्त कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले एससी एसटी का था भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है कितनी सही है ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ ओबीसी को जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो। और 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है, 118.4% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उनके अनुपात में बढ़ोतरी देखें तो बहुत कम नहीं के बराबर मानी जाएगी। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन जब उससे पूछा जाए भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी हैं, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें, उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए और नई गाइडलाइन के अंतर्गत किया है कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा दे दिया जो गैर संवैधानिक। दोस्तों, ये बयान सिर्फ शिक्षा नीति पर टिप्पणी नहीं, बल्कि एक बड़े वर्ग की भावनाओं को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज में लंबे समय से ये चर्चा है कि नई नीतियों में उनके हितों की अनदेखी हो रही है और कलराज मिश्र ने उसी असंतोष को आवाज देने का काम किया है। अब जरा पीछे चलकर कलराज मिश्र की राजनीतिक यात्रा को समझना जरूरी है। वे यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं, 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जैसे अहम विभाग संभाले। एक समय था जब भाजपा में उन्हें सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता था। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें राज्यपाल बना दिया। उस वक्त माना गया कि अब वे सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे और शायद यही हाईकमान की फिलॉसफी थी। लेकिन आज के हालात बता रहे हैं कि राजनीति से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद और गहरा हो गया। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर वे अब क्यों सक्रिय हुए हैं?
आप देख सकते हैं लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अभी उन्होंने अडवाणी जी से मुलाकात की दिल्ली में, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बर्थडे में गए, उनसे मुलाकात की, अन्य तमाम ब्राह्मण नेताओं से वो मिल रहे हैं। और उसके पीछे उनकी सोच का क्या है, ये तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि भाजपा के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व का एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है। पार्टी में ऐसे चेहरे कम रह गए हैं जिन्हें पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का स्वाभाविक नेता माना जाए। ऐसे में कलराज मिश्र खुद को फिर से उस भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हाल के वर्षों में सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों के बीच ये धारणा बनी कि पार्टी की नीतियों और फैसलों में उनकी आवाज पहले जैसे मजबूत नहीं रही। यूजीसी नियमों का मुद्दा भी इसी असंतोष से जुड़ा माना जा रहा है। कालराज मिश्र ने इस मौके को पकड़कर खुद को उस आवाज के रूप में पेश किया जो सवर्णों की चिंता खुलकर सामने रख सके। तीसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि वे पार्टी नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज भी उनकी जमीन पर मजबूत पकड़ है और उन्हें नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि कलराज मिश्र की सक्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, वे राजस्थान में भी ब्राह्मण सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। यानी यह एक राज्य तक सीमित प्रयास नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश है। इससे संकेत मिलता है कि उनकी सोच सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं आगे की है। अब सवाल ये उठता है, क्या उनकी कोई चुनावी महत्वाकांक्षा है? अधिकांश राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनके दोबारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे राजनीति से बाहर हो गए। वे संगठन और समाज के मंच के जरिए एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यानी वे तय कर सकते हैं किसे समर्थन मिलेगा और किसे नहीं। उनके एक पुत्र अमित मिश्र प्रदेश भाजपा में सदस्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पारिवारिक राजनीतिक भविष्य को मजबूत करना भी उनकी सक्रियता की एक अहम वजह हो सकती है। दोस्तों, यूजीसी नियमों के मुद्दे पर उनका खुलकर सामने आना भाजपा के भीतर भी एक तरह की असहजता पैदा कर रहा है, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर सवर्ण नेता इस मुद्दे पर चुप रहे, लेकिन कलराज मिश्र ने जोखिम उठाकर सामने आने का फैसला किया। इससे साफ होता है कि वे खुद को एक अलग पहचान देना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वे सिर्फ नाम के पूर्व राज्यपाल नहीं बल्कि आज भी सक्रिय नेता हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि पार्टी नेतृत्व इस संदेश को कैसे लेगा? क्या कलराज मिश्र को फिर से कोई बड़ी भूमिका मिलेगी या फिर उनकी सक्रियता को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? अगर नजरअंदाज किया गया तो क्या इसका असर सवर्ण, खासकर ब्राह्मण वोट बैंक पर पड़ेगा और क्या आने वाले चुनाव में इसका राजनीतिक परिणाम देखने को मिलेगा? द संकेत लाइव इस पूरे घटना पर लगातार नजर बनाए हुए है। हम आगे भी आपको बताएंगे। भविष्य में कलराज मिश्र जी का एक इंटरव्यू भी करेंगे और बताएंगे कि उनकी सक्रियता के पीछे की दिशा और दशा क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।